संघात्मक राज्य होने के बावजूद हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, क्योंकि देश में न्याय के प्रशासन की एक गहरी व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है व राज्यों के उच्च न्यायालय उसके अधीन है। उच्च न्यायालय सौजन्यतावश राज्यों के शासन के तृतीय अंग कहे जाते हैं। वास्तव में वे केंद्रीय शासन के तृतीय अंग के उपभाग हैं। उच्च न्यायालयों का संगठन व क्षेत्राधिकार संघीय विषय है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर व मुहर के आदेशानुसार उच्च न्यायालयों के प्रधान व अन्य उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें एक उच्च न्यायालय से अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। संसद द्वारा किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के विशेष अभिलेख के पारित होने पर राष्ट्रपति उसे पदमुक्त कर सकता है। संसद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है और वह न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु बढ़ा भी सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनी जाती है, क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र समस्त भारत पर है। उसका निर्णय अंतिम है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के नजीर या दृष्टांत बन जाते हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय को मानना अनिवार्य है। भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है वह पिरामिड की तरह है। किसकी तरीके है? पिरामिड की तरह, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय तथा उसके नीचे जिला न्यायालय और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। ये पिरामिडनुमी संरचना जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है कि जहाँ पर सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय। अब हम चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जो कि देश की सर्वोच्च अदालत है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायालय, जिसे इंग्लिश में अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, है, जिसे प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। इसकी मुख्य भूमिका संविधान के रक्षक के रूप में। अपनी इसी भूमिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित ऐसी विधियों को या कार्यपालिका द्वारा जारी ऐसे आदेशों को निरस्त कर सकता है जो उसकी दृष्टि में संविधान की धाराओं का उल्लंघन करते हों। अब हम जानें कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 124 में यह उपबंधित है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। 1956 में सहायक न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी गई, फिर 1960 में 13, 1971 में 17, 1986 में 25 कर दी गई। 2008 में यह संख्या 30 हो गई। यह प्रावधान किया गया कि मुख्य न्यायाधीश सभी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। तो अभी आपने जाना कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से भी परामर्श करता है जिनमें परामर्श करना वह आवश्यक समझता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह मुख्य न्यायाधीश से अनिवार्यतः परामर्श करता है।
उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ही तदर्थ आधार पर नियुक्त किए जा सकते हैं। यहाँ यह बात बताना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला राष्ट्रपति के स्वाविवेक पर निर्भर है। संविधान का यह प्रावधान है कि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश से या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लिया जाएगा। अनिवार्य नहीं है, यह केवल सुझाव मात्र है। इसे मानना या ना मानना राष्ट्रपति के निर्णय पर निर्भर है। अब हम जानें कि न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। ये एक प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यताएं हैं, होना आवश्यक है। तो इसका आप बताएंगे। पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका है, अथवा वह किसी उच्च न्यायालय या 1 से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो ठीक है ना। तो कौन कौन सी योग्यताएं हैं? पहला क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है? किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कितने वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो? 5 वर्ष तक। और अथवा किसी उच्च न्यायालय या 1 से अधिक उच्च न्यायालयों में कितने वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो? 10 वर्ष तक। और तीसरा बात क्या रही है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कैसा हो? कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। ठीक है। अब हम आगे आते हैं, कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। कितने वर्ष तक की आयु तक होता है? 65 वर्ष की आयु तक। कौन से? सर्वोच्च न्यायालय की। इस अवधि के पूर्व भी वह राष्ट्रपति को संबंधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। कई बार परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो ये बात आपको मेंशन करना है कि वह राष्ट्रपति को संबंधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। इस अवधि के पूर्व भी उसे अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आधार पर किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। तो अगर अक्षमता या कदाचार का कोई आरोप है तो इसके आधार पर भी राष्ट्रपति अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। यदि संसद के दोनों सदन, यहाँ पर ध्यान देने बात है, यदि संसद के दोनों सदन अपने विशिष्ट बहुमत द्वारा, कैसे बहुमत? विशिष्ट बहुमत द्वारा किसी न्यायाधीश के विरुद्ध इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। कौन सा आशय है? यानी कि पूर्व अक्षमता या कदाचार का आरोप जो है वो संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जा, तो ऐसे में राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में संबंधित न्यायाधीश को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। आरोप पत्र के बाद न्यायाधीश को अपना जवाब देने का अवसर मिलेगा। उसके पक्ष में अगर
राष्ट्रपति महोदय संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां या क्षेत्राधिकार, पावर्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। कैसा न्यायालय है ये? शीर्ष न्यायालय। तो शीर्ष न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन्हें कौन कौन शीर्षक में हम जानकारी मिल सकती है? इसका पहला जो शक्ति या क्षेत्राधिकार है वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का आशय उस क्षेत्राधिकार से है जिसके तहत कोई मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्राधिकार? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसमें डायरेक्ट आप सर्वोच्च न्यायालय में इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। अब इस प्रकार के क्षेत्राधिकार में भी कुछ मामले हैं, वो कौन कौन से हैं? इसमें पहला है संघ और राज्य से संबंधित मामले। कौन से? संघ और राज्य से संबंधित मामले। ये पहला मामला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। संघ और राज्यों से संबंधित प्रत्येक मामला सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। मैटर कंसर्निंग विथ यूनियन एंड स्टेट। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से विवाद आते हैं? इसके अंतर्गत जो विवाद आते हैं वे 3 हैं। पहला है संघ और किसी एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। किस किस के बीच? पहला संघ और दूसरा राज्य, और राज्य में एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो तो वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसके बारे में सुनवाई होती है। दूसरा है संघ और किसी राज्य तथा एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। यहाँ पर जब संघ और राज्य और एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होती है। और तीसरा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। ऐसे बहुत सारे विवाद आप समय समय पर सुनते रहते हैं, चाहे कावेरी नदी का मुद्दा हो, चाहे नर्मदा के जल से संबंधित हो, ऐसे कई विवाद थे। तो इनकी सुनवाई भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में होती है। फिर दूसरा है मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले। अब मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले कौन से हैं? ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। अब संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसमें वर्णन है? संविधान की अनुच्छेद 32 की व्यवस्था के अनुसार। कौन सा अनुच्छेद? 32 के अनुसार यदि कोई नागरिक यह महसूस करता है कि उसके किसी भी मौलिक अधिकार का किसी व्यक्ति, समुदाय या सरकार के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। कौन कौन सी बात बताई उन्होंने? कोई ये नागरिक महसूस करता है कि कौन कौन से व्यक्ति, समुदाय या सरकार उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यदि न्यायालय द्वारा उसके दावे को ठीक समझा जाता है। किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा उसके दावे को ठीक समझा जाता है तो उसके द्वारा 5 लेख रिट्स में से कोई भी लेख जारी किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लेखें हैं जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत
न्यायालय जारी करता है। कौन कौन से हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध तथा पांचवा है अधिकार रक्षा। ये बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि मौलिक अधिकारों के हनन पे कौन कौन से लेख जारी न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। तो कौन के अंग हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध तथा पांचवा है अधिकार रक्षा। अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला सीधे उच्च न्यायालय में भी ले जाया जा सकता है। ठीक है ना? तो 226 के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों न्यायालयों में से किसी में भी वह अपील कर सकता है। तो ये तो हो गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसमें आपने जाना कि इसके अंतर्गत दो प्रकार के मामले होते थे। पहला था संघ और राज्य से संबंधित मामले और दूसरा था मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले। अब दूसरा पॉइंट आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब हम जानें अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे मामले इसके सामने सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में वे मामले आएंगे जिनके अपील किसके विरुद्ध है? उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध। अब इसमें भी 3 प्रकार हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 3 प्रकार के मामले आते हैं। पहला है संवैधानिक मामले, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे अनुमति ना दिए जाने की स्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले को अपने यहाँ सुनवाई हेतु लाने की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है ना? कि जहाँ कहीं पर उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र देता है कि इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि मामले में संवैधानिक महत्व का कोई प्रश्न निहित है, तो इसे विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से सबमिट करवाई जा सकती है। यही नहीं, किसी मामले में संवैधानिक महत्व का प्रश्न निहित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष अपील की जा सकती है। चूँकि संविधान की व्याख्या का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है, इसलिए यह नियम है कि इस प्रकार के मामले की सुनवाई कम से कम 5 सदस्यों की पीठ द्वारा की जाएगी। कितने सदस्य? 5 सदस्यों की पीठ होगी जिसमें सुनवाई होगी। ये तो था पहला मामला अपीलीय क्षेत्राधिकार का संवैधानिक। अब दूसरा है दीवानी मामला। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम जानें कि दीवानी मामले क्या हैं, सिविल केसेस।
अनुच्छेद 133 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार दीवानी के उस प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उसमें विधि का कोई सारपूर्ण प्रश्न निहित है। इसके अतिरिक्त दीवानी के उन मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय यह अनुभव करे कि संबंधित मामले का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। अब आता है कि तीसरा प्रकार, अभी हमने जाना अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संवैधानिक मामला, फिर दीवानी मामला। अब हम जाने फौजदारी मामले, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल केसेस। फौजदारी के 3 प्रकार के मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कौन से मामले में? फौजदारी के मामले में। क्रिमिनल केस में किसके निर्णय के विरुद्ध? उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। अब कैसे मामले हैं? पहला, जहां उच्च न्यायालय ने ऐसे अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है जिसे नीचे के न्यायालय से दोष मुक्त कर दिया गया हो। ठीक है ना? तो कहाँ अपील होगी? कि मान लीजिए कि जिला न्यायालय के द्वारा किसी अपराधी को दोष मुक्त कर दिया गया हो और उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा उसको मौत की सजा का या मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, तो इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरा प्रकार है जहां उच्च न्यायालय ने नीचे के किसी न्यायालय से किसी मुकदमे को अपने यहाँ मंगाकर अपराधी को मृत्युदंड दे दिया हो। यानी कि कहीं अपने अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा चलते होने पर उच्च न्यायालय उस मुकदमे को अपने यहाँ मंगाता है और सुनवाई कर उस अपराधी को मृत्युदंड देता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तीसरा प्रकार है उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है। यानी कि हाई कोर्ट यह सर्टिफाइड कर दे कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है, तो ऐसी स्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करता है। तो ये तो हो गए अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन कौन से थे? पहला था संवैधानिक मामले, दूसरा जैसे अपन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केस, दूसरा था दीवानी मामले जिसे हम इंग्लिश में सिविल केसेस कहते हैं, और तीसरा था फौजदारी मामला जिसे हम इंग्लिश में क्रिमिनल केस कहते हैं। यहाँ बताना आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार असीमित है। संविधान के अनुच्छेद 135 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर, कौन से न्यायालय? सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। केवल जो सैनिक न्यायालय है उसकी अपील नहीं होती है, बाकी किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की वह अनुमति दे सकता है। अब तीसरा क्षेत्राधिकार है, अभी आपने पढ़ लिया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में जाना, फिर आपने जाना अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब तीसरा क्षेत्राधिकार है परामर्शी क्षेत्राधिकार। इसको हम जाने क्या है ये। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शन क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। किसी समय यदि राष्ट्रपति को महसूस हो कि सार्वजनिक महत्व का कोई विधिक प्रश्न
उठ खड़ा हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानना या ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है ना। तो कौन सा अनुच्छेद था? 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि कोई भी प्रश्न सार्वजनिक महत्व का विधिक प्रश्न है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को माने या ना माने यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष मुद्दे पर परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद प्रकरण में परामर्श देने से इनकार कर दिया था। तो अभी आपने जाना ये सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख अधिकार थे, जिसमें था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, फिर उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार और फिर परामर्शक क्षेत्राधिकार। अब हम जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे करता है, या सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक कैसे है, या सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस प्रकार से है। भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान का संरक्षक घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके किसी अधिकार का किसी व्यक्ति, संगठन या सरकार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय उसके दावे को उचित पाता है तो न्यायालय उसकी सुरक्षा हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा में से कोई भी लेख जारी कर सकता है। ये तो हो गया था न्यायालय का पिरामिड नुमी न्यायिक संरचना का सबसे ऊपरी सिरा सर्वोच्च न्यायालय। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य स्तर का न्यायालय है। संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार एक ही उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 2 या 2 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों तक प्रसारित हो सकता है। जाने हम गठन कि उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होता है। संविधान के अनुच्छेद 216 में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा निश्चित अन्य न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है, जबकि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनिवार्य परामर्श से करता है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है। संविधान के द्वारा यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय के किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो आपने ठीक प्रकार से समझा होगा कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति द्वारा निश्चित अन्य न्यायाधीश होंगे, और इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श
करता है और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनिवार्य परामर्श से करके वह नियुक्त करता है। और अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यह भी प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय के किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है।